हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए किस तरीके की क्लाइमेट और किस टाइप के सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके, अच्छा प्रोडक्शन दे सके और उनमें डिजीजेज और पेस्ट की समस्या काफ़ी कम हो जाए, जो कि सॉइल और क्लाइमेट की वजह से होती है। सबसे पहले आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है या फिर क्लाइमेट की क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। Climate is the most important factor on which choice of crop for a region depends. Climate एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इसी की वजह से जिस स्पेसिफिक रीजन में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाने वाले हैं, वहाँ की क्रॉप की चॉइस डिपेंड करती है कौन सा क्रॉप हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं। एंड देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सॉयल एंड क्लाइमेट एंड द रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑन सस्टेनेबल बेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर हॉर्टिकल्चरिस्ट। सॉयल, क्लाइमेट और उसके रिक्वायरमेंट के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि जिस एरिया में, जिस रीजन में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाने वाले हैं, अगर हमें पता हो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सॉयल कैसा है, तो उन क्रॉप्स से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता हो क्लाइमेट कैसा है तो हमें ये डिसाइड करने में काफ़ी आसानी होगी कि वहाँ कौन से क्रॉप लग सकते हैं। अगर टेम्परेट क्लाइमेट है तो वहाँ पे एप्पल लगाएंगे, पेयर लगाएंगे, प्लम लगाएंगे। अगर वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो हम मैंगो लगाएंगे, बनाना लगाएंगे। अगर वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो गुआवा लगाएंगे। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए क्लाइमेट काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्लाइमेट का डेफिनेशन। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द होल ऑफ एवरेज एटमॉस्फेरिक फिनोमेना फॉर अ सर्टेन रीजन कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। दिस फिनोमेना आर लाइट, हीट, वाटर एंड एयर। इन चारों फिनोमेना पे, लाइट, हीट, वाटर एंड एयर पे, हम एक रीजन पे 30 साल का उसका एवरेज देखते हैं कि यहाँ पर लाइट कैसी रही, हीट कैसा रहा, वाटर कैसा रहा 30 ईयर्स के पीरियड में, और फिर वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं लाइट के बारे में कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में या फिर कोई भी क्रॉप अगर आप लगा रहे हो तो उसमें लाइट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, लाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। Light is essential for the process of photosynthesis and therefore growth and development of plants. लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है और एज वेल एज प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट के डेवलपमेंट के लिए लाइट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला होता है इंटेंसिटी और दूसरा होता है ड्यूरेशन। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाइट इंटेंसिटी। द लाइट इंटेंसिटी कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ब्राइट सनलाइट और फ्रॉम द क्लाउडीनेस ऑफ स्काई। लाइट इंटेंसिटी का एस्टिमेट हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि सनलाइट जो है वो कितने घंटों के लिए रह रही है, या फिर जब हमारे आसमान में बादल छाए हुए हैं तो वो बादल कितने देर के लिए रह रहे हैं, उससे हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी कितनी थी। जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ सनलाइट। जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अच्छे मात्रा में सनलाइट चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। एंड मस्ट बी ग्रोन इन सनी क्लाइमेट, और वो सनी क्लाइमेट में ही ग्रो करते हैं। बट सम क्रॉप्स विच कैन टॉलरेट शेड, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जो कि शेड को टॉलरेट कर सकते हैं, छाँव को टॉलरेट कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल में हो जाएगा ट्यूमरिक, जिंजर, या फिर और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि शेड को काफ़ी अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द टाइम इलेप्सिंग बिटवीन डॉन एंड डस्क रेफर्ड एज फोटो पीरियड और डे लेंथ। जो लाइट का ड्यूरेशन होता है हमारा सुबह और शाम के बीच, मतलब सुबह और शाम दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है लाइट का, उसको हम लोग बोल देते हैं फोटो पीरियड या फिर डे लेंथ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ऑन द रिस्पॉन्स बाई प्लांट द मेजर क्लासेज आर फॉलोइंग। सबसे पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट, those plant that require a longer duration of light and the critical photoperiod to induce flowering and they usually bloom in summer। उस तरीके के प्लांट जिनको लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, वो डार्कनेस में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। दे यूजुअली ब्लूम इन समर, ये यूजुअली समर में ब्लूम करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट नाइट प्लांट्स। देखो, लॉन्ग डे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट। एज दे रिक्वायर अ डार्क
शॉर्ट डार्क पीरियड। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैबेज, कॉलीफ्लावर, अनियन, रेडिश, कैरेट, स्पिनच, पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा। ये सारे क्रॉप्स जो हैं ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। इनको लाइट ज़्यादा चाहिए होगा और डार्कनेस कम चाहिए होगी। उसके बाद आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग डे प्लांट्स था तो उसको लाइट ज़्यादा चाहिए होगी, शॉर्ट डे प्लांट्स होगा तो उसको लाइट कम चाहिए होगी। दोज प्लांट्स दैट रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, इसको डार्कनेस ज़्यादा देर चाहिए, ठीक है, और उसको लाइट ज़्यादा देर चाहिए होती है। एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइट, और लाइट थोड़ा टाइम के लिए चाहिए टू फ्लावर। वैसे प्लांट्स जो कि डार्कनेस में अच्छे परफॉर्म करते हैं और उनको लाइट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए। These plants from flower only when day length is less than about 12 hours. इस टाइप के प्लांट्स तभी फ्लावरिंग कर पाते हैं जबकि डे लेंथ उसका 12 घंटे से कम होता है। और वैसे प्लांट्स के एग्जांपल हो गए स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, एस्टर, बल्सम, यूफोरिया एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो देखो, पहला होगा लॉन्ग डे प्लांट जिसको लाइट से मतलब है, और दूसरा होगा शॉर्ट डे प्लांट जिसको डार्कनेस से मतलब है और थोड़ी सी लाइट चाहिए इसको, और तीसरा होता है डे न्यूट्रल जिसको किसी से मतलब नहीं है, रात में भी उतना ही अच्छा काम करेगा, दिन में भी उतना ही अच्छा काम करेगा, इसको दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं है। दोज प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर डे लेंथ टू इंड्यूस फ्लावरिंग, वैसे प्लांट जिनको डे लेंथ की कुछ खास आवश्यकता नहीं है फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, दे कैन फ्लावर रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट के से कोई मतलब नहीं रखता और फ्लावरिंग कर सकता है। एंड डार्कनेस एज लॉन्ग एज दे रिसीव एडिक्वेट लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, मतलब इस टाइप के फ्लावर्स को ड्यूरेशन ऑफ लाइट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये रात के टाइम, ये प्लांट्स रात के टाइम भी वैसे ही काम करते हैं और दिन के समय में भी उतने ही अच्छे से काम करते हैं। दे आर नॉट सेंसिटिव टू फोटो पीरियोडिज्म, ये फोटो पीरियोडिज्म से सेंसिटिव नहीं होते हैं। विच मीन्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट, ये जैसे कि मैंने आपको बोला इनको लेंथ ऑफ डे या फिर नाइट से कोई मतलब नहीं है टू रेगुलेट देयर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करने के लिए। अब ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टोमेटो हो गया, पेपर हो गया, कुकुम्बर हो गया, सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पीज, मटर के कुछ वेराइटीज़ हो गए, या फिर मोस्टली फ्रूट क्रॉप्स हो गए, या फिर रोजेज हो गए एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हीट के बारे में। हीट इज अ नॉन मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर विथ रेफरेंस टू अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंटल सराउंडिंग। हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल एनर्जी है, ट्रांसफर विथ रेफरेंस टू अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरमेंटल सराउंडिंग। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर, प्लांट का ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा होगा उसके हिसाब से प्लांट ग्रो होगा। अगर कोई प्लांट है जिसको कम टेम्परेचर चाहिए, जो 19 से 20-21 डिग्री चाहिए उसको फ्लावरिंग के लिए, और उसको हमने ग्रो कर दिया 25 डिग्री वाले टेम्परेचर में, तो वो कहाँ से ग्रो हो पाएगा, वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो फिर आगे उसकी प्रोसेस ही कंटिन्यू नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप प्लांट क्रॉप लगा रहे हो तो आप उस क्रॉप का ऑप्टिमम टेम्परेचर देखो कि वो कितना टेम्परेचर झेल सकता है, और आप कितने टेम्परेचर में उसको लगा रहे हो, ये चीज़ें ज़रूर देख लेना। टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स लाइक एप्पल, पेयर, पीच, प्लम एंड आमंड बिकम डोरमेंट ड्यू टू शॉर्ट डे कंडीशन इन द रीजन। देखो, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप जो होते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, पेयर हो गया, पीच, प्लम या फिर आमंड हो गया, वो सारे डोरमेंट हो जाते हैं जहाँ पे शॉर्ट डे कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे दिन बहुत कम होता है। एंड नीड चिलिंग ऑफ वेरियस लेंथ टू ब्रेक डोरमेंसी, और उनकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए अच्छे खासे डे लेंथ की आवश्यकता होती है। उसके बाद पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी हैव फॉलोइंग क्लाइमेट्स। टेम्परेचर वेरिएशन, जो भी हमारे अर्थ पे टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं उनके बेसिस पे हमने क्लाइमेट्स को इन क्लासेस में बांटा है। तो देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इक्वेबल क्लाइमेट विथ नो डिस्टिंक्ट विंटर। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, इक्वेबल होते हैं जिसमें कि ज़्यादा ठंड नहीं होती है,
तो यहाँ पे कौन से क्रॉप ग्रो हो सकते हैं? मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया, सपोटा, कोकोनट एक्सेट्रा। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर, वैसे क्लाइमेट जहाँ पे ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। तो वैसे में कौन से क्रॉप ग्रो हो सकते हैं? गुआवा, ग्रेप, सिट्रस, डेट पाम, लीची। अब आता है टेम्परेट क्लाइमेट, डिस्टिंक्ट विंटर, समर एंड ऑटम विथ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर इज कॉमन। उस तरह के क्लाइमेट जहाँ पे विंटर भी होते हैं, जहाँ पे समर भी हो गया, ऑटम भी हो गया, और जहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिर जाता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट रीजन। वहाँ पे एप्पल होता है, पेयर होता है, पीच, प्लम, वॉलनट, आमंड, चेरी, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि ठंडे जगहों पे होती है, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सारे रीजन में, कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ अर्थ सरफेस विच सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है वो अर्थ सरफेस का अपर मोस्ट क्रस्ट होता है, जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। समझ गए? इट इज डिफाइंड एज अ 3 फेज सिस्टम। सॉइल को हम 3 फेज सिस्टम भी बोलते हैं, इन विच प्लांट ग्रो, जिसमें प्लांट हमारा ग्रो करता है। 3 फेज सिस्टम कौन कौन से हो गया? तो पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड पार्ट इज फ्रेम विच प्रोवाइड स्पेस फॉर अदर टू। सॉलिड पार्ट जो होता है उसको फ्रेम की तरह होता है, जो कि लिक्विड और गैस के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। दिस कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, क्ले मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। उसके बाद लिखा है द सॉइल इज ऑल्सो अ लिविंग सिस्टम। सॉइल हमारा एक लिविंग सिस्टम होता है विथ मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड बिल्ड्स इट अगेन। सॉइल को हम लोग लिविंग सिस्टम बोलते हैं क्योंकि हमारा प्लांट उसमें ग्रो करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है? विथ मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से ब्रेक डाउन करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। जनरली लोमी सॉइल्स एंड क्रम्ब स्ट्रक्चर आर मोस्ट प्रेफर्ड फॉर फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप के लिए जनरली लोमी सॉइल और जिसका स्ट्रक्चर क्रम्ब होता है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। उसमें हमारा जो फ्रूट क्रॉप है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, soils are classified as mineral soil or organic soil, and soil having more than 20% organic matter is organic soil like peat and muck. देखो, सॉइल को लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है कि किस सॉइल में कितना लेवल का ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको बोलते हैं मिनरल सॉइल और या ऑर्गेनिक सॉइल। जिस सॉइल में 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। एग्जाम्पल दिया है पीट और मक। ठीक है? तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए किस तरीके के सॉइल और कैसे क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के क्लाइमेट में कौन सा क्रॉप ग्रो हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या आ रही हो, तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बता दूँगा। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके के एक और वीडियो में।